कल हम लोगों ने जहां पर खत्म किया था, आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग लाइब्रेरी की बातें कर रहे थे, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है ना। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मींस दो लाइब्रेरी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज इटसेल्फ इज कॉल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। तो लाइब्रेरी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स या कहिए कलेक्शन ऑफ फंक्शन, दोनों एक ही चीज है। मॉड्यूल का मतलब होता है कि एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, एक बड़ी प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। और जब छोटे छोटे पार्ट में आप ब्रेक कर लेते हैं तो चीजें क्या हो जाते हैं, सिंपल हो जाती है, ठीक है। कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेना, उसको हम लोग मॉड्यूल्स बोलेंगे। थोड़ा सा लिंक पता नहीं क्यों ब्रेक हो गया था, हम लोग फिर से आ गए। तो हमने कहा कि एक बड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को अगर आपको समझ में नहीं आना तो नेचुरल जो अप्रोच है, नेचुरल अप्रोच इज दैट डिवाइड प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल पार्ट्स, ठीक है ना। तो जो हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम को, तो उसको क्या बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं मॉड्यूल। अब मॉड्यूल्स को अगर आप डिवाइड करते हैं तो दैट मॉड्यूल इज बेसिकली मैनेजेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को हम लोग इजिली हैंडल कर सकते हैं। तो एक जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन मुश्किल था, छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। एंड दिस अप्रोच मीन्स ब्रेकिंग ऑफ लार्जर प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। एक बड़ी सी प्रॉब्लम जो समस्या थी उसको छोटे छोटे पार्ट में मैनेजेबल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया, उसके बाद एक एक मॉड्यूल को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमको जो है सोल्यूशन मिल जाता है। तो उसी तरीके से उसी को हम लोग मॉड्यूल्स बोलते हैं, जो मैनेजेबल छोटे छोटे पार्ट्स है, ठीक है ना। तो अगर मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स का मतलब बेसिकली अगर हम अदर लैंग्वेज में कहें तो इट इज अ फंक्शंस, ठीक है ना। तो मॉड्यूल बोलिए या फंक्शंस बोलिए। अब हमने क्या किया कि बहुत सारे मॉड्यूल्स को जोड़ करके, ठीक है ना, एक हमने लाइब्रेरी बना दिया, ठीक है। तो लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। अब कुछ कलेक्शन ऐसे हैं जो स्ट्रिंग से रिलेटेड है, देयर आर सम कलेक्शन व्हिच डील विथ रैंडम नंबर्स, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक टास्क के लिए जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको जोड़ करके हमने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है। तो कुछ हम लोग विशेष जो यूज में आते हैं उस मॉड्यूल्स की बात हम लोग करते हैं। सबसे जो कॉमनली यूज होने वाला मॉड्यूल है, जैसे आप प्रिंटफ फंक्शन यूज कर, आप प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंट करने के लिए आपको कभी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शंस जैसे प्रिंट फंक्शन है, इसको यूज करने के लिए लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सच फंक्शंस आर नोन एज स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है ना। स्पेसिफिक पर्पज के हमने यूज किया हुआ है। फिर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होने वाला जो लाइब्रेरी है वो मैथ्स लाइब्रेरी, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट एंड मैथ इज अ लाइब्रेरी, ठीक है। मैथ इज नॉट अ सब्जेक्ट, मैथ्स कुछ होती नहीं, मैथ कुछ होती नहीं, मैथ्स होती। लेकिन जो लाइब्रेरी है वो मैथ है, MATHS नहीं है। तो मैथ लाइब्रेरी क्या है? कलेक्शन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है। तो जो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, तो मैथमेटिकल फंक्शंस में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे स्क्वायर रूट है, साइन कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो डेफिनेशन ऑल दोज फंक्शन आर डिफाइंड अंडर लाइब्रेरी math.h, ठीक है ना। इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉब्लम है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनकी डेफिनेशन किसमें है? कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी में है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी और मैथ लाइब्रेरी में थोड़ा सा डिफरेंस है।
कि जो मैथ लाइब्रेरी है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी है इसके लिए हम लोग किस हेडर को इंपोर्ट करेंगे, सी मैथ, ठीक है ना, सी मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी साइंटिफिक कंप्यूटेशन करना है, ठीक है, सब साइंटिफिक कंप्यूटेशन करना या ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम लोग किस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, जैसे साइंटिफिक कंप्यूटेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे numpy लाइब्रेरी को, ठीक है, numpy लाइब्रेरी को यूज करेंगे। और अगर स्टैटिस्टिकल फंक्शंस पर आप लोग काम कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस जो डेटा के एनालिसिस, ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए जो फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस में क्या हो गया, जैसे आपको नंबर्स का मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शन है। तो स्टैटिस्टिकल फंक्शन किस लाइब्रेरी में डिफाइंड है, वो स्टैटिस्टिकल लाइब्रेरी में डिफाइंड है। इसी तरीके से अगर आप वेब ब्राउजर में काम कर रहे हैं, नेट पर कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं पाइथन में, तो लाइब्रेरी को हम लोग यूज करेंगे URL लाइब्रेरी, ठीक है ना, URL लिव आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर कोई भी एल्गोरिथम और मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर हम लोग अगर काम कर रहे हैं, एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास जो लाइब्रेरी है वो कौन सी लाइब्रेरी है, SCIPY साइंटिफिक पाइथन, SCIPY लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। अगर आप कोई GUI बना रहे हैं, GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना रहे हैं, तो TK इंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। तो ये जो हमने जो लिस्ट एक आपको बताई, जिसमें हमने numpy की बात किया, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस की बात की, URL लिव फंक्शंस की बात की, रैंडम नंबर की बात, ठीक है ना, तो ये जो है फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले लाइब्रेरीज हैं। इसी तरीके से अगर साइंटिफिक कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो SciPy लाइब्रेरी को हम लोग यूज करेंगे। तो ये सारे जो लाइब्रेरीज हैं ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोग्राम्स को बना करके हमने एक लाइब्रेरी में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हम अपनी भी लाइब्रेरी बना सकते हैं, हम अपने मॉड्यूल्स बनाएंगे, आगे हम लोग सीखेंगे, अपने मॉड्यूल्स बनाएंगे, अपने मॉड्यूल्स को बनाने के बाद हम अपना जो है लाइब्रेरी भी क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम लोग आगे चलने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहले से लिखा हुआ है import math.h, तो मैथ लाइब्रेरी अभी छोटा नाम है ये, ठीक है ना। तो मैथ को बार बार लिखना पॉसिबल अगर लगता है कि टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने क्या कर दिया, इस मैथ को एक दूसरा नाम दे दिया। हमने कहा कि मैथ यूज करने की जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम डूइंग, when I am importing math library, I am importing this library as m। तो जहां जहां पर मैथ लिखना होगा वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, m यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे SQRT फंक्शन है, तो SQRT फंक्शन किस लाइब्रेरी का है, मैथ लाइब्रेरी का फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर किसी इनबिल्ट मॉड्यूल को हम लोग इन्वोक करते हैं, अगर किसी इनबिल्ट मॉड्यूल को इन्वोक करते हैं, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, सबसे पहला जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, प्रिमिटिव रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि हमेशा कैसे भी इनबिल्ट फंक्शन इन्वोक होगा, हमेशा लाइब्रेरी का नाम आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमको लिखना चाहिए था math.sqrt, लेकिन हमने मैथ को रिनेम करके एक नया हमने नाम दे दिया है। तो रादर देन यूजिंग मैथ हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, m.square रूट, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ बातें हम लोग और करेंगे कि जब हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को लिख रहे हैं, जिसमें हमको स्ट्रिंग पर भी काम करना है, रैंडम नंबर भी यूज होने हैं, URL पर भी काम होना है, ग्राफ भी प्लॉट करना है, मीन्स
इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम, ठीक है ना। अगर आप एक मल्टीपल डिसिप्लिन यूज कर रहे हैं तो हमारा जो है एक हेडर फाइल से काम होने वाला नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज डिफरेंट फंक्शंस आर डिफाइंड अंडर डिफरेंट लाइब्रेरीज, ठीक है। सो बेस्ट थिंग इज दैट इंपोर्ट ऑल लाइब्रेरीज, ठीक है ना। तो दो तरीका हो सकता है, एक तरीका हो सकता है कि हम लोग इंपोर्ट मैथ एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट नमपाई दूसरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट सी मैथ तीसरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, और सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो सकता है कि जितनी लाइब्रेरी में हम लोग जितने फंक्शंस के यूज कर रहे हैं सारे लाइब्रेरी को एक साथ एक ही स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमने लिख दिया इंपोर्ट मैथ numpy एंड सी मैथ। यहाँ पर देखिए तीन लाइब्रेरी को हमने एक साथ इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और हम लोग नेक्स्ट लाइन में अगर देखें तो हम लोग या तो पूरा एक मॉड्यूल एक पूरे के पूरे जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी को के सारे फंक्शंस को हम लोग इंपोर्ट कर लें अपने प्रोग्राम में। दिस इज वेरी एलिमेंट्री अप्रोच दैट वी आर accessing all modules defined in the library as such, ठीक है ना। पूरी की पूरी लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया। दूसरा क्या हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा मेमोरी पर ध्यान रखें, ठीक है ना, मेमोरी पर ध्यान रखें, और हम अगर श्योर हैं कि हमको सिर्फ मैथ्स लाइब्रेरी के दो फंक्शंस को यूज करना है, दो मॉड्यूल को यूज करना है, तो पूरे के पूरे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने से प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ सकती है लेकिन और उससे ज्यादा कुछ नहीं होना, ठीक है ना। तो हमने कहा कि हमको सिर्फ देखिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंपोर्टिंग ओनली टू फंक्शंस, ठीक है ना। जो मैथ लाइब्रेरी है इट कंटेन्स न्यूमरस फंक्शन, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी है मैथ लाइब्रेरी इट कंटेन न्यूमरस फंक्शंस बट वी आर ओनली इंपोर्टिंग टू फंक्शन, ठीक है ना। तो दो फंक्शन की डेफिनेशन को हम लोग लाइब्रेरी से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट करने का जो सिंटैक्स है, जो इंपोर्ट करने का सिंटैक्स है वो क्या है, सबसे पहले फ्रॉम कीवर्ड, उसके बाद लाइब्रेरी का नाम, उसके बाद इंपोर्ट, उसके बाद जिस मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना है। तो हमने यहाँ पर दो मॉड्यूल्स को स्क्वायर रूट फंक्शंस को और पीओडब्ल्यू फंक्शन को इंपोर्ट करना, तो हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए हमने इंपोर्ट किया फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पी आई कामा पावर। पी आई क्या है, पी आई इज अ कांस्टेंट और ये कांस्टेंट सिंबल है, ठीक है ना। ये जो पी आई है ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं होकर के क्या है, सिंबल है। तो इसका मतलब कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी कंटेन्स सो मेनी थिंग्स। जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लाइब्रेरी में कुछ कांस्टेंट्स हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लाइब्रेरी में सिर्फ इनबिल्ट फंक्शन ही हो ऐसा नहीं है, इट कंटेन्स सो मेनी थिंग्स, ठीक। जैसे हमने पीआई को बताया, पीआई इज डेफिनेटली नॉट अ फंक्शन, इट इज अ कांस्टेंट। एंड जब हम लोग पीआई को यूज करते हैं तो पीआई हैज स्पेशल सिग्निफिकेंस दैट पीआई इज रिप्लेस्ड बाय 3.141.6, ठीक है ना। यहां तक हम लोगों ने देखा था। अब देखिए हमने सिर्फ पीआई को प्रिंट किया, तो जब प्रिंट करते हैं तो क्या मिलेगा, 3.1416 मिलेगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो किस तरीके से पूरी की पूरी लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। आज जो हम लोग बेसिकली जो काम करेंगे वो काम करेंगे रैंडम नंबर्स पर, रैंडम नंबर्स, ठीक है। रैंडम नंबर, व्हाट इज अ रैंडम नंबर मीन्स, अगर कोई आपका प्रोग्राम ऐसा है या कोई स्टेटमेंट ऐसा है जिसका जो आउटपुट है वो बार बार चेंज होता रहे। नॉर्मली कोई भी आपने एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम लिखी तो जितने लोग सॉल्व करते हैं सबका सोल्यूशन सेम ही आता है, देन यू कैन से योर प्रोग्राम योर प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे एल्गोरिथम्स की बात करेंगे
जहां पर आउटपुट जो है वो प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट होगा। जितनी बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे एट ईच एग्जीक्यूशन आउटपुट ऑफ प्रोग्राम विल वेरी। ठीक है ना। तो रैंडम नंबर को अगर डील करना है तो सबसे पहले ऐसे लाइब्रेरी को हमको इंपोर्ट करना, वी हैव टू इंपोर्ट दोज लाइब्रेरी व्हिच आर डिफाइंड इन which are defined all random functions। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना लाइब्रेरी को। किस लाइब्रेरी को हमको इंपोर्ट करना है, रैंडम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। ठीक है, इंपोर्ट रैंडम। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसका मतलब कि रैंडम लाइब्रेरी हमारे इसमें जो हम लोग जुपिटर यूज कर रहे हैं इसमें है, तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है ना। अब एक चीज आपने एलिमेंट्री चीज डेफिनेशन सीखी हुई है, वो ये सीखा हुआ है कि अगर किसी भी मॉड्यूल को आपको एग्जीक्यूट करना है तो एनी मॉड्यूल कैन बी इन्वोक बाय हेल्प ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है ना। बिना लाइब्रेरी के हेल्प के हम लोग इनबिल्ट फंक्शन को यूज नहीं करें। तो हमारा मान लीजिए कि एक फंक्शन की हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, रैंडम फंक्शन। इस फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, रैंडम फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव लिख दे रहे हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये क्या करता है, इट generate random number in range of 0 and 1। ठीक है ना। ये जो नंबर जनरेट करेगा रैंडम फंक्शन, इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। ना तो नेगेटिव नंबर जनरेट करेगा, नाइदर दिस फंक्शन विल जनरेट नंबर लेस देन 0 means negative number, neither it will generate number greater than 1। ठीक है ना। तो जो भी नंबर जनरेट होगा उसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, 0 और 1 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट होगा। ठीक है। चिरंजीत विश्वास, खुशबू, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सुनते सर। नहीं है। प्रियांशी, विधि, योगेश, प्रताप सिंह, हाँ ठीक है। और थोड़ा लोगों को कहिए कि मतलब टाइम से आए, आधे घंटे 45 मिनट मैक्सिमम 40 मिनट, हम ज्यादा पढ़ाते भी नहीं, 40 मिनट्स केवल अटेंड करना है, आ करके थोड़ा सा सुनिए। ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये 0 और 1 के बीच में जनरेट करता है। तो एक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, आपको पढ़ाया गया होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा होगा तो नाम आपने जरूर सुना होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होती है, अगर आप देखें कि 70% नंबर हमेशा रेंज में एक जो है वेल शेप्ड कर्व की तरह नंबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर कहां पर जनरेट होगा, 0.5 के अराउंड जो है फ्रीक्वेंसी नंबर जनरेशन की सबसे अधिक होगी। ठीक है ना। तो ये जो नंबर जनरेट हो रहा है इसके जनरेशन का मैकेनिज्म जो है वो स्टैटिस्टिकल फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग काम करता है। एंड दिस फंक्शन विल जनरेट रैंडम नंबर इन द रेंज ऑफ 0 and 1। और आप जानते हैं कि किसी भी अगर फंक्शन को जनरेट करना है, किसी फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना, एनी इनबिल्ट फंक्शन कैन बी इन्वोक्ड बाय हेल्प ऑफ इट्स लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या है, रैंडम। तो बिना लाइब्रेरी के तो एग्जीक्यूट करेगा नहीं। ठीक है, रैंडम डॉट रैंडम। अब आपका काम बन सकता है, क्योंकि रैंडम क्या है, रैंडम लाइब्रेरी का नाम है। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा कि रैंडम हम 2 बार लिख रहे हैं, थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हो सकता है कि नाम भी वही है, फंक्शन नेम भी वही है, और ये लिखना जो है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, इट इज अ बिग नेम। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट इन दिस वे, रैंडम एंड इट इज import as RD। ठीक है ना। ये जो हेडर है
ये जो लाइब्रेरी थी, इसको हम लोग रैंडम को आरडी की तरह हमने इंपोर्ट किया। अब यहाँ पर रैंडम पूरा लिखने की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, आरडी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको इन्वोक करते हैं, प्रिंट फाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। देखिए नंबर कितना जनरेट हुआ, 0. अब अभी आपको जो हमने कहा था कि एक स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में तब आएगा अगर हम लोग ऐसे लिखें, फॉर आई इन रेंज ऑफ 100, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तभी आप देख पाएंगे कि जो हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रैंडम नंबर जनरेट हो रही है, आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी अराउंड 0.5, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं 0.08, इट इज टू लो, ठीक है ना। इसको हमको प्रिंट करना है, प्रिंट, ये हमारा प्रिंट फंक्शन है, और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग इसी फंक्शन को इन्वोक कर ले रहे हैं, ठीक है ना। इसी फंक्शन को इन्वोक कर रहे हैं। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए ये जो है नंबर जनरेट होगी, 100 नंबर जनरेट हो रही। अब अभी इसको हम लोग प्लॉट करके नहीं देखेंगे। अगर हम लोग इसको प्लॉट करके देखें तो आपका जो कर्व का नेचर आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ये ऐसे देखिए, थोड़ा स्क्रीन पर समझने की कोशिश कीजिए, ये ऐसे, ठीक है ना। एक वेल शेप्ड कर्व की तरह आएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होता है, सेंटर के अराउंड सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना। अच्छा, दो चीजें और ध्यान रखना है, वो ये कि नंबर रैंडम फंक्शन कभी भी नेगेटिव नंबर जनरेट नहीं करेगा, और दूसरा कभी 1 से अधिक नहीं होगा। तो दिस फंक्शन विल जनरेट रैंडम नंबर इन द रेंज ऑफ 0 and 1 से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है ना। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम फंक्शन, इट इज कॉल्ड रैंडम फंक्शन, इसको हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया। ये जो फंक्शन है इसको फिर से अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें, अगर इसको हम लोग फिर से एग्जीक्यूट करें तो यू विल सरप्राइज दैट आउटपुट इज डिफरेंट, ठीक है। ये फंक्शन, ये देखिए पिछली बार जो था वो 0.08 था, इस बार जो है 0.02 है, ठीक है ना। तो 0.01, 0.02, ठीक। तो इसका आउटपुट एक फिक्स नहीं होगा, जितनी बार हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे उतनी बार हर एक एग्जीक्यूशन के बाद आप देखेंगे कि जो आउटपुट है, आउटपुट क्या होता जाएगा, बार बार वेरी होता जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा एक फंक्शन और बात करेंगे। फंक्शन का नाम है रैंड इंट, ठीक है। मतलब जो प्रीवियस फंक्शन था रैंडम फंक्शन, इट जनरेटेड अ फ्लोट नंबर। रैंड इंट फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये हमेशा इंटीजर नंबर जनरेट करेगा। और कहां पर जनरेट करेगा, मान लीजिए कि हमने दो जो है आर्गुमेंट पास कर दिया, इसको हम लोग कमेंट लाइन बना दे रहे हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हमने रैंड इंट फंक्शन यूज किया है एंड पास टू आर्गुमेंट ए एंड पास टू नंबर टू इंटीजर नंबर एज आर्गुमेंट, ए और बी क्या है, इंटीजर नंबर है ए और बी, ठीक है ना। तो ये फंक्शन हमेशा एक इंटीजर नंबर जनरेट करेगा। इट विल जनरेट इंटीजर नंबर, ठीक है ना, फ्लोट नंबर नहीं, इंटीजर नंबर। इसको याद कर लीजिए, ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन विल जनरेट इंटीजर नंबर इन द रेंज ऑफ a less than or equal to n less than or equal to b, ठीक है ना। इस अगर मैथमेटिकल नोटेशन को आप समझ पाए तो आप ये कह रहे हैं कि दिस फंक्शन विल जनरेट अ इंटीजर नंबर, ठीक है ना, इन द रेंज ऑफ a एंड b, और जो बाउंड्री वैल्यूज, ठीक है, जो बाउंड्री वैल्यू है
बाउंड्री वैल्यू भी इंक्लूड होगी, ठीक है ना। जो बाउंड्री वैल्यू है, बाउंड्री वैल्यू इज इंक्लूसिव, ठीक है ना। अब डेफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए तो आपको एकदम काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने कहा है कि रैंड इंट फंक्शन है जिसमें हमने दो आर्गुमेंट ए और बी पास किया है, तो ये हमेशा एक इंटीजर नंबर जनरेट करेगा ए और बी के रेंज में, ठीक है ना। कोई एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा और जो नंबर जनरेट कर सकता है वो बाउंड्री वैल्यू भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बाउंड्री वैल्यू ए और बी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो n की वैल्यू जो है वो बाउंड्री वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। कैसे हम लोग इन्वोक करेंगे, देखिए आरडी हमारा जो है, आरडी जो है हमारा क्या हमने बनाया हुआ, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ है, ठीक है ना। रैंडम को आरडी की तरह इंपोर्ट किया हुआ है, तो आरडी डॉट रैंड इंट और इसके में हमने दे दिया 3 and 12, ठीक है ना। और इसको हमने प्रिंट किया। मैडम चलिए ये तरीका में डिस्टर्ब करते हैं बार बार। क्या हो गया, तो नेटवर्क चला गया, क्या हुआ? लाइन हम जाएंगे तो नेटवर्क आ जाएगा। क्या है मैडम ये साइन कर दीजिए, ये मास्क ले लीजिए सर और लगाइएगा। तो रोज एक एक मास्क दिलवाइए। अभी तो सर मुझे इतना मिला है तो हम आपको दे देंगे। ये जैसे एक यूज एंड थ्रो वाला भी है जो डिस्पोजेबल होता है, कभी जरूरत पड़ने पे वो भी ठीक मैडम। इसमें देखिए पुराने समय में पुराने सर। अब हाँ, ये जो फंक्शन हमने इन्वोक किया, ठीक है, और इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट दिस फंक्शन, ठीक है ना। तो माय एंटिसिपेशन इज इट कैन जनरेट नंबर, इंटीजर नंबर, नॉट अ फ्लोट नंबर। कभी 3.5 जनरेट नहीं हो सकता, 4.5 जनरेट नहीं हो सकता, 6.5 नहीं जनरेट हो सकता। हमेशा एक इंटीजर नंबर जनरेट होगा 3 और 12 के बीच में, लेकिन जो रैंडम नंबर जनरेट होगा बाउंड्री वैल्यू इंक्लूड हो सकती है। तो अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये 9 हो रहा है, बट दिस इज नॉट फिक्स। जितनी बार हम लोग इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, हर एक एग्जीक्यूशन के बाद आप देखेंगे कि हर एक एग्जीक्यूशन के बाद ये जो नंबर है ये नंबर चेंज होता जाएगा। अब फिर से हमने एग्जीक्यूट किया 11, ठीक है ना, फिर से एग्जीक्यूट किया, इसी नंबर को हम लोग फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं 7, फिर से एग्जीक्यूट किया, अभी बाउंड्री वैल्यू देखिए हमको एक भी बार नहीं मिली है 3। अब ठीक है ना। देखिए बाउंड्री वैल्यू हमको मिल गई और यही हम लोग कहने की कोशिश कर रहे थे। इसी पॉइंट पर हमारा जो है एम्फेसिस था दैट दिस फंक्शन विल जनरेट इंटीजर नंबर इन द रेंज ऑफ 3 and 12, ठीक है ना, एंड बाउंड्री वैल्यू इज इंक्लूडेड। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म रैंडम नंबर की, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यूज करेंगे रैंड यूनिफॉर्म ए एंड बी, ठीक है ना। अब देखिए इसके नंबर का जनरेशन का मैकेनिज्म अलग है। यहाँ पर हम लोग कमेंट लिख करके थोड़ा सा डेफिनेशन को इलाबोरेट कर देते हैं तो आपको एकदम बहुत कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। यूनिफॉर्म, मान लीजिए कि जो ए की वैल्यू है, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, ठीक है ना। जो फर्स्ट लिमिट है ए, दिस इज लेस देन बी, तो जो नंबर जनरेट होगा इट विल generate a float number satisfying following
कंडीशन, ठीक है ना। एंड कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन इज ए लेस देन n लेस देन आर इक्वल टू, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे हमने लिख दिया प्रिंट से प्रिंट स्टेटमेंट होगा, व्हाट इज आरडी, आरडी इज लाइब्रेरी नेम, ठीक है ना। यहाँ पर हमने आरडी को, लाइब्रेरी नेम को हमने रीनेम कर लिया, इसलिए लाइब्रेरी का नाम आरडी लिख रहे हैं। अदरवाइज वी वुड हैव टू, यहाँ पर हम लोग क्या लिखते, अगर ऐसा ना हमने किया होता तो शायद हम लोगों को पूरा रैंडम, शायद नहीं कंफर्म, रैंडम नंबर पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने रैंडम को आरडी की तरह इंपोर्ट किया हुआ है, आरडी डॉट यूनिफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने कंडीशन लगाया 3 and 7, ठीक है, इसको इन्वोक किया। तो ये जो रैंडम नंबर जनरेट होगा, रैंडम random dot uniform, अच्छा एक चीज और, ये जो थोड़ा सा यहाँ पर हमने एक चीज और बताना भूल गए थे इस वाले प्रोग्राम में, जो हमने रैंडम फंक्शन यूज किया था, कि मान लीजिए कि अगर हमको नंबर जनरेट करना है, व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, माय ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट अ रैंडम नंबर in range of 10 and 100, ठीक है ना। 10 और 100 के बीच में मान लीजिए कि हमको एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो व्हाट इज माय लोअर लिमिट इज 10 एंड व्हाट इज माय अपर लिमिट इज 100। इसके बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो एल्गोरिथम थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर नंबर हम लोग कहें n है, तो n इज इक्वल टू लोअर बाउंड, व्हाट इज लोअर बाउंड इज 10 प्लस अपर बाउंड, what is upper bound, u minus lower bound into random, ठीक है ना। तो देखिए कैसे नंबर जनरेट होगा, ये इसकी वैल्यू 10 हो गई, एंड दिस वन इज 90, और 90 में रैंडम फंक्शन क्या जनरेट करेगा, इट विल जनरेट अ रैंडम नंबर इन द रेंज ऑफ 0 and 1। तो अगर 0 जनरेट करेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एंड इफ इट जनरेट अ रैंडम नंबर 1, तो ये कितना जनरेट करेगा, 100 जनरेट करेगा। और अगर 0 और 1 के बीच में कोई रैंडम नंबर जनरेट हो गई तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमेशा वैल्यू 10 और 100 के बीच में जनरेट होगी। तो यहाँ पर देखिए 10 प्लस 99 इंटू आरडी रैंडम नंबर के लिए डॉट रैंडम, ठीक है ना। इस फंक्शन को अगर हम लोग इन्वोक करें तो आप देखेंगे इसकी, ये तो हमारा कमेंट है, ये एल्गोरिथम है कि लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड इनटू रैंडम नंबर। तो अगर हम लोग इसको इन्वोक करते हैं तो आप देखेंगे ये देखिए 65, ठीक है ना। जितनी बार हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे आउटपुट हमेशा देखिए कितना हो गया 19, लेकिन ये 10 के नीचे कभी नहीं हो सकता, कभी भी 10 के नीचे नहीं हो सकता, और कभी भी 100 से एबव नहीं हो सकता। तो आप देखिए इसको फिर से एग्जीक्यूट अगर हम लोग करते हैं 89, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, दिस इज 13। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस एल्गोरिथम से लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड मल्टीप्लाइड बाय रैंडम नंबर विल जनरेट अ रैंडम नंबर इन द रेंज ऑफ लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, ठीक है ना। 1 मिनट और बचा है, तब तक हम थोड़ा सबसे फीडबैक ले लेते हैं। विधि श्रीवास्तव आर यू एक्टिव? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। उमेश चौहान,